कि इस तबके को खत्म करे और गवर्नमेंट खत्म करे। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पावरफुल लोग हैं और हम इनसे प्यार से बोले कि आप अपनी दौलत और सरमाया छोड़ दो, इनको कत्ल करना पड़ेगा। ब्लड डायमंड्स है, लोग कहते हैं ब्लडी है डायमंड्स, कि अफ्रीका में कितनी इसकी वजह से जगह हैं और जमीन से जना लोगों से जबरन जना मेहनत कराई जाती है। जर्मनी के भी जब हार जाते हैं तो उस मुल्क के टुकड़े किए जाते हैं, हमेशा से ये था जो हार जाता है उसके इलाके में कब्जा करते हैं जीतने वाले। बर्लिन के शहर के दरमियान में सोवियत रशिया को महसूस हुआ कि दीवार लगा देनी चाहिए, तो दीवारें बर्लिन के नाम से बड़ी मशहूर है। टैंक के आगे, कई सारे टैंक्स के आगे एक आदमी खड़ा हो गया आके, और एक अननोन प्रोटेक्टर एहतजाजी जो है मेरे ऊपर टैंक चला दो, तो वो उस आदमी के आगे खड़े होने से टैंक्स आए और टैंक उस आदमी के आगे खड़े हो। टनल वॉरफेयर की आगाज हुई है, वो है कि टनल वॉरफेयर में अमेरिका खास तौर पर हारा कि लोग जमीनों में हमले करते, जमीन में जाके घुस जाते हैं। उन्होंने नई मिलिट्री पावर दिखाई है, एआई की पूरी फौज दिखाई है कि एआई ड्रोन और एआई तैयारे, एआई टैंक्स। सिराकियत के तहत जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं बताएं कुछ? कम्युनिज्म और चले पार्शियल प्राइवेटिज्म, इससे करीब करीब एक आगे की चीज़ें चले, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर भी। प्राइवेटिज्म ये क्या चीज़ है, इस पे हम डिस्कस अलग से कर लेंगे। इसके अलावा मार्क्सिज्म नहीं जी, कॉलोनियलिज्म ये चीज़ नहीं है, और फाशिज्म भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन हम एक लफ्ज़ लिख लेते हैं, इस पे फिर बात करेंगे। जो चीज़ें लिखने की अलग से थी मैं अलग लिखना यहाँ चाहिए मुझे। ये चीज़ और दूसरी चीज़ क्या बताई आपने? बहरहाल फाशिज्म की मिसाल वादे नहीं है तो देख लेंगे इसको। और इसके अलावा मिक्स्ड इकॉनमी का लफ्ज़ तो हमने पहले हल किया था ना, मिक्स्ड इकॉनमी भी चले लिख लेता हूँ फिर दोबारा। और जी और अफराद के नाम बताएं, उस पे फिर मज़ाहिब बना ले। हाँ लेनिनिज्म, और नक्सलिज्म चले। हाँ इंडिया के अंदर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नक्सलिज्म, और नक्सलिज्म या नक्सलवाद कह दें आप जी। हाँ ये अफराद जो ख़ास इसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ना, वो उनके तहत आएंगे ये सारे। चाइना का जो है माओइज्म कह सकते हैं आप, तो माओज़ेतुंग ने जिस पे काम किया माओइज्म हो गया। ये अलग अलग अफराद में ये एक ही आइडियोलॉजी है। अभी हम एक एक बंदे पे जब तस्करा करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे ये एक ही जैसी आइडियोलॉजी है, और जो सारी शुरू हुई है वो कहाँ से हुई है? मार्क्स, इससे निकला है मार्क्सिज्म। और ये कौन थे? तो कार्ल मार्क्स साहब की जो थ्योरी थी ये बुनियाद है, और जितनी भी चीज़ें इसके तहत आती जाएंगी वो सारी कहाँ से आ रही होंगी? हाँ यहीं से सारा कुछ चल रहा है, ये पूरी जो सिलसिला है ये एक ही बुनियाद है इसकी, ठीक है। कोई भी चीज़ फ़लसफ़ी तौर पे सबसे पहले मजबूत होती है ना, फिर वो ख़यालात जो होते हैं वो लोग बाकायदा आम सतह पे उसको कबूल करते हैं। जब अक़ल ही उसको न माने, उसका कोई सर पैर ना हो, तो वो चीज़ ज़्यादा कोई देर पा नहीं होती, जज्बाती सी होती है, कोई जज्बात उभरते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, तो वो बुनियाद नहीं पकड़ती। ये वो साहब हैं कार्ल मार्क्स कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को फ़लसफ़ी नौइयत लेके और नए ख़यालात पेश किए, और इस ज़मन में तारीख़ का तज्ज़िया किया। कैपिटलिज्म की तारीख़ पे इन्होंने तनकीद की, और अपनी किताब ख़ास कौन सी लिखी है? दास कैपिटल। दास कैपिटल इनकी ये किताब है मेन, ठीक है। ये जिसमें इन्होंने फ़लसफ़ी जना बातचीत की है पहले। सही है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरफ हम आते हैं, वो किसके क्या है कम्युनिस्ट, वो भी चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेकिन बहरहाल फ़लसफ़ी की नौइयत की जो किताब है ना असल वो ये है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को भी चले मैं लिख लेता हूँ, भी फिर बात भी कर लेंगे। जी ऐसे एक के साथ है। दास कैपिटल वो जर्मन है ना, तो ये इनकी किताबें हैं, और इसके हवाले से दास कैपिटल के अंदर जो उन्होंने बुनियादी फ़लसफ़ी तौर पर बात की, जो इश्तराकियत की फ़लसफ़ी बुनियाद है, क्योंकि फ़लसफ़ी नुक्ते हर किताब में 6-8 बातें होती हैं, लेकिन आदमी जमा करे तो वो टोटल 2-4 बातों में समेट सकता है पूरी किताब के खुलासे को। बाकी वो उसी बुनियाद और उसी नुक्ते को फैला रहा होता है अपने तरीके से साबित करने के लिए, क्योंकि किसी नई बात को साबित करना इतना आसान नहीं होता, और उसके तहत
उसको जारी करने के और काबिल अमल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत होती है, तो पूरी किताबें बन जाती हैं। बहरहाल तो इस किताब में ख़ास जिस मौजू पर उन्होंने बात की है वो एक लफ्ज़ हम लिख लेते हैं, सरप्लस वैल्यू। एक चीज़ उन्होंने बताई, सरप्लस वैल्यू इसका मतलब है क़दर ज़ायद, या एक लफ्ज़ और पूरा मुकम्मल कर देता हूँ, सरप्लस वैल्यू मानीदार हो जाएगा, प्रोडक्शन, क़दर ज़ायद पैदावार। वाज़ेह है ये चीज़, कोई नाम से कुछ शक हो रहा है किसी को, ये क्या चीज़ है सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन, क्या चीज़ है? ये वो बुनियादी नज़रियात हैं जिनसे उन्होंने साबित किया कि भाई कैपिटलिज़म बहुत बेकार निज़ाम है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हाँ अच्छा जी, सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन के तहत उन्होंने ये बात बयान की है, जो भी चीज़ें पैदा करते हैं, पैदा करने वाले होते हैं अफराद, लेबर, यानी कि जो हम लोगों ने हमेशा से चला आ रहा पुराना एडम स्मिथ के ज़माने से दौलत का नज़रिया है, उसके 4 पैदाइश के आवामिल में से एक आमिल जो कौन है, मज़दूर। हाँ मज़दूर, तो उस मज़दूर को उन्होंने बोला जब भी मज़दूर काम करता है तो वो हमेशा जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ऐसा ही है ना, 4 आवामिल है, मिलके वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ बना रहे होते हैं। तो कहते हैं मज़दूर जब काम कर रहा होता है तो मज़दूर की मज़दूरी वो असल होती है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि उसमें ज़मीन सेकेंडरी है, उसके अंदर आजिर सेकेंडरी है और उसके अंदर सरमाया सेकेंडरी है, असल मज़दूर है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? अगर इंसान ना हो तो काम कैसे होगा? हाँ इंसान ना हो, सारे असातिज़ा चले जाए तो इदारा तो नहीं होगा ना। तो इदारे में मसलन कोई कह सकता है कि इदारे की इंतज़ामिया बाद में, असातिज़ा पहले हैं, किसी हद तक बात दुरुस्त भी होगी उसकी, भाई इंतज़ामिया का काम ही इंतज़ाम तो तब चलाएगी ना जब नीचे असातिज़ा होंगे, असातिज़ा ही नहीं हो तो इंतज़ाम किस पे चलाएगी? क्या ख्याल है? तो जो प्रोडक्शन यहाँ इदारे में हो रही है, जो इल्मी प्रोडक्शन है, तो उसके लिए अफराद हैं, मज़दूर हैं। इसी तरह किसी सनत में हम बोले सनतकार, फैक्ट्री वाला, मिल ऑनर कर क्या रहा है, तो सोता रहता है सारा दिन वो, तो ठीक है थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री में आता है। तो असल में काम करने वाले मैनेजर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केटर्स और जो ना नीचे से लेकर ऊपर तक जो तबका है लेबर, वो काम कर रहा है। सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन में वो कहते हैं कि लेबर जब भी कोई काम करती है तो उसकी पैदावार में कुछ ज़ायद होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा जो होता है वो आजिर अपने पास रख लेता है और उसकी वैल्यू के मुताबिक या उससे भी कम हिस्सा जो होता है वो ख़ुद मज़दूर को मिलता है। यानी उस मुसावात के मुताबिक जो एडम स्मिथ के ज़माने से चल रही थी, उसमें जो मज़दूर को मिलती है वो क्या होती है, मज़दूरी मिलती है। ठीक है, तो मज़दूर अंग्रेज़ी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, तनख्वाहें मिलती हैं। तो उसकी तनख्वाह जो है उसकी वैल्यू का एक मखसूस हिस्सा उसको मिलता है और सरप्लस जितना भी होता है वो कहाँ जाता है, आजिर की जेब में जाता है। ऐसे ही है ना, जो ऑर्गेनाइज़र है, हाँ सरप्लस का ये ज़ायद, क़दर ज़ायद जो ज़ायद कदर होती है उसके अंदर जो उसने मकदार पैदा किया, उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा कहाँ चला जाता है, आजिर के पास चला जाता है। तो चुनाचे आजिर अमूमन कैपिटलिस्ट होता है, ये वही होता है जो ज़मीन का, मज़दूर का, सरमाए का बेहतरीन किस्म का जोड़ बनाना जानता है अफराद का। तो ये आजिर यही लोग होते हैं जो खुद सरमाएदार हैं। तो कहते हैं कि सरमाएदार इस तरह से मज़दूर का इस्तेहसाल करते हैं कि जितनी भी कदरें ज़ायद होती है वो अपने पास रख लेते हैं। समझ आई बात? तो उसने बाकायदा तौर पर एक तकसीम बनाई, उसके लिए मैं उर्दू के अल्फाज लिख देता हूँ, अंग्रेज़ी की स्पेलिंग इतनी मुश्किल सी है वैसे भी। ये देखें, उसने ये तरतीब बनाई कि 2 चीज़ें बनाई, एक है प्रोलिटेरियन बमुकाबला बोर्जुआ। ये लफ्ज़ उसने बताए, प्रोलिटेरियन बोर्जुआ, ये उनकी अपनी ज़बान के लफ्ज़ हैं, तो हम आसान कर देते हैं, ये आप इसका तर्जमा कर लें मज़दूर तबका और ये सरमाएदार तबका। समझ गए? तो उसने कहा कि भाई जितनी भी गेम हो रही है तो 2 तबकाते हैं, तबकाती जंग है, इसमें बाद है मज़दूर और बाद है सरमाएदार। अब ये बुनियादी तौर पर उसने अपनी बात की ना, यहाँ से बुनियाद डाल दी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नंबर 3 पे लेके जाते हैं। इन 2 बातों के करने के बाद नंबर 3 भी चले मैं यहीं लिखता हूँ। अब तीसरी बात वो कहता है कि भाई जितनी भी सरमाएदारी की तारीख़ है वो क्या है, कहता है कि इन 2 तबकों की कशमकश है मुकम्मल तारीख़, इंसानी तारीख़ जो है, सही है, सरमाएदार तबका और मज़दूर तबका, तारीख़ किस चीज़ का नाम है, 2 तबकों की कशमकश। ठीक है, तो चुनाचे
कभी ये ऊपर आ जाते हैं, कभी वो ऊपर आ जाते हैं, तो ये इस किस्म की बात करता रहता है। समझ में आई है ये बात? उसने कैसे अपनी किताब में इक्वेशन कायम किया और फ़लसफ़ा कैसे साबित किया। तो मैंने कुछ उसके सुगरा कुबरा यहाँ जिक्र कर दिए हैं कि क़द्र ज़ाहिद की उसने पहले एक तारुफ कराया कि देखिए जब भी काम करता है आदमी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये भी गोए कि इसके पॉइंट्स में से एक पॉइंट हो गया ना, वो कहता है कि भाई असल पैदाइश करने वाला कौन होता है? हाँ पैदावार असल कहाँ से हासिल होती है? काम से है। काम बमाना मजदूरी से। ये उसने एक बात कर दी। पैदावार का हुसूल तो होता है मजदूरी से, और जब वो मजदूरी करता है तो क्या आ जाता है हासिल? इसको मैं नंबर भी 0 लगा दूँ तरतीबवार अगर चले तो 0 सबसे पहले आप देखें, फिर उसके बाद 1 पे आ जाए। ठीक है, ये काम होता है, जायद कदर पैदा करता है। फिर क्या होता है कि भाई वो सरमाया जायद जितना पैदा हुआ वो कहाँ चला जाता है? आजिर के पास चला जाता है। तो चुनाचे वो कहता है बाकायदा 2 तबके दुनिया में बने हुए हैं, एक मजदूरों का तबका है, एक सरमाएदारों का तबका है। ये ख़ास इस्तिलाहात हैं, तभी मैंने अल्फाज भी लिख दिए। प्रोलिटेरियनिज़म और बोर्जुआ ये अल्फाज होते हैं। प्रोलिटेरिएट्स बाकायदा कहते हैं मजदूर तबके के लोग, और बोर्जुआ वो लोग जो सरमाएदार तबके के हैं, जद्दी पुश्ती मालदारी होते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो कहते हैं ये इनके दरमियान कशमकश जो है ये मुकम्मल इंसानी तारीख़ है। समझ आ गई? अब वो उसके बाद मिसालें देता है, साबित करता है फ़लाँ मौके पे फ़लाँ मौके पे किस किस तरह से मजदूरों का इस्तेहसाल होता है, और वाज़ेह तौर पर इस्तेहसाल होता है। पहले जब जागीरदाराना तारीख थी वहाँ ज़मीनों ज़मीनों की शक्ल में चीज़ें होती थी। बाद में जब फैक्ट्रियाँ बन गई तो आजिर की क़ुव्वत बहुत बढ़ गई। तो अब मिल ओनर्स और वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े सिस्टम बना लिए थे, बड़ा कैपिटल जमा कर लिया था, तो वो मार्केट में ऐसे मुकाम पर थे कि उनके हाथ में क़ुव्वत थी, तो वो भी मज़दूरों को दबा के इस्तेहसाल करते थे। ठीक है, तो तारीख़ तो बनी भी है इन चीज़ों से, हमेशा से ऐसे होता है। ज़बरदस्त जो होते हैं वो ज़ेर दस्तों को क्या करते हैं, अपने ज़ेर दस्त लेकर आते भी हैं, तभी तो वो ज़ेर दस्त उनके रहेंगे और ताकत का पता कैसे चलेगा। तो इस बुनियाद पे वो कहता है कि भाई ये सारा कुछ दुनिया में फ़िल हक़ीक़ा हो रहा है। तो चुनाचे इसके हल की तजवीज़ क्या पेश करता है वो कहता है ये तबक़ात की कशमकश ख़त्म करने के लिए अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहता है भाई हमने तबक़ात की कशमकश ख़त्म करने के लिए क्लासलेस सोसाइटी का वो तस्वुर पेश करता है। क्लासलेस सोसाइटी यानी कि तबक़ात के बग़ैर कोई तबका होगा ही नहीं उसके अंदर। जैसे मुसलमान भी वैसे यही मुसावात की बात करते हैं ना, माशी मुसावात, तो कहते क्लासेस होंगी ही नहीं। तो कहते क्लासलेस सोसाइटी का तस्वुर जो उसने पेश किया है, कहते हैं उसका एक ही तरीक़ा है कि इस तबके को ख़त्म करे और गवर्नमेंट ख़त्म करे। जब तक सरमाएदार तबका बाकी रहेगा, आजिरों का वजूद होगा, तो आजिर तो काम ही इस सूरत हाल पे करता है। और इसके बारे में एडम स्मिथ के ज़माने से ही नज़रिया था कि क्या होगा, हर आजिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए जी रहा है और ख़ुद ब खुद माशरे को भी फ़ायदा पहुँचा रहा है, और गवर्नमेंट्स का काम है कि वो साइड में बैठी रहे और ज़्यादा बाज़ार में हाथ ना डालें, न्यूट्रल हो। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो तबका है ये गवर्नमेंट को भी न्यूट्रल नहीं रहने देता। गवर्नमेंट ऐसे कवानीन बनाती है जो एग्जैक्टली इनकी, जब वो इस बात को तस्लीम कर रही है गवर्नमेंट कि भाई आजिर ख़ुद काम करेंगे, उनको सर परेशान नहीं करना है, तो आजिरों को खुली छूट दे देते हैं। तो आजिर गवर्नमेंट में भी मोनोपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और अपनी मर्ज़ी के बंदे ऊपर लेकर आते हैं। वो कहता है ख़त्म करने का तरीका क्लासलेस सोसाइटी का क्या है कि हम इस तबके को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। और कौन? सरकारी सतह पर ख़त्म करें। सरकारी सतह पर ख़त्म करने के लिए बाकायदा तौर पर उसने कहा कि भाई इसके लिए हथियार भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो अमली तरीक़ा बयान किया है कि भाई हमने ये क्लासलेस सोसाइटी कैसे बनानी है, ये किताब जो है ना ये इसके अंदर आ जाती है अभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। इस किताब का मजमून ये है, सही है। ये वो किताब है कि जो बाकायदा एक तरह से उसने पेश जो ना अमली इक़दाम पेश किया कि भाई किस तरह से ये काम किया जाएगा और क्लासलेस सोसाइटी बनेगी कैसे। उसके लिए बाकायदा एक उसने रूल्स एंड रेगुलेशन और सारी चीज़ें बताई हैं। सारी फ़लसफ़ी नौयत की थी, क्योंकि उसके मरते दम तक कभी भी कोई सोशलिस्ट इनकलाब आया नहीं है, लेकिन उस आदमी ने पूरा फ्रेमवर्क अपनी ज़िंदगी में तैयार करके दिया था कि यही तरीक़ा जो है ये इंसानों के अंदर क्लासलेस सोसाइटी और माशरे के सारे नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करने का यही रास्ता है। वो समझ में आ गई? तो ये बुनियाद पड़ गई है यहाँ से। पूरी फ़लसफ़ी तौर पर एक आदमी ने फ्रेमवर्क रेडी करके दिया, जो भी उठाए अब इसको इम्प्लीमेंट करें, सही है। इससे पहले इस तरह का कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। तो ये बिल्कुल इस तरह से खुले आम एक ख़ास तरीक़ा जो इसने दुनिया को दिखाया, ये कार्ल मार्क्स का ये कारनामा है और ये इसकी किताब का एक बुनियादी खुलासा भी है। सही है भाई, वाज़ेह है। हाँ, तशद्दुद की इसमें इजाज़त है, सही है। यानी कि नंबर 5 में क्लासलेस सोसाइटी हुसूल के लिए तशद्दुद की इजाज़त। मतलब वो यही कहता है ना भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पावरफुल लोग हैं और हम इनसे प्यार से बोलें कि आप अपनी दौलत और सरमाया छोड़ दो, ऐसा होगा नहीं। कहते हैं इनको कत्ल करना पड़ेगा।
थोड़ा खून तो बहेगा। सही है। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं है, लोग जना वो अपने मुल्क के वजीर आज़मों को, सदरों को गाली देते हैं, कोई उनको जेल में थोड़ी डालता है, कोई मसला तो नहीं होता। जब से लिबरलिज़म भी निशात सानिया की बात की, हमने जो बातें की थी, लिबरलिज़म जब से आई है तो उस वक्त से लोगों को आज़ादी इज़हार राय में हासिल है कि भाई जो मर्ज़ी जो बात करना चाहे तो कर सकता है, वो उसके ख्याल में ये दुरुस्त है तो सही है, उसके ख्याल में दुरुस्त है, सही है, ये बात है। तो इस हवाले से ये नहीं है कोई ये किताब नहीं छप सकती है, कुछ नहीं है। ताकतवर हल्के हर ज़माने में कुछ करते हैं, तो चुनाचे जहाँ पे कैपिटलिज्म को ख़तरा लगने लगा कि यार ये तो बड़ी ख़तरनाक आइडियोलॉजी है, वहाँ पाबंदियाँ भी लगी हैं उन मुल्कों में। मसलन ये आपकी बात के जवाब में एक अच्छी मुझे बात ध्यान में आई है कि आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, इसको 3 मुल्कों से दरबदर किया गया है। किताब इंग्लैंड में लिखी है और बाकायदा जर्मनी में पढ़ा लिखा, जर्मनी में इसने, ठीक है, जर्मनी से सबसे पहले इसको मुल्क बदर किया है, उसके बाद इसको एक मुल्क से तो खैर खुद भी छोड़ के गया था, बहरहाल से मुल्क बदरी किया और मुल्क में दाखिले की पाबंदियाँ कई सारे यूरोपीय ममालिक में भी लग चुकी हैं इसके ऊपर। तो चुनाचे उस वक्त ताकतवर लोग करते भी हैं जो उनके खिलाफ बातें कर रहे होगा, हमें तुम्हें कत्ल करेंगे तो ही काम चलेगा, तो गवर्नमेंट छोड़ेंगी तो नहीं ना, तो वही होंगी थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन बहरहाल ये चलता रहे निज़ाम। सही है। दूसरी बात यह है कि मार्क्सिज्म बुनियाद थी, बाकी सारी चीज़ें इससे निकली हैं, इसके मज़ाहिर हैं, ये क्या है असल है। एक बात तो ये हो गई है, ठीक है। सबसे पुराना भी है तारीख़ी एतबार से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जी बोलिए। जी हाँ, ये कार्ल मार्क्स और उसकी किताब के अंदर के पॉइंट्स मैंने बताए ताकि थोड़ा सा नज़रियाती तौर पर ये सोशलिज़म की क्या चीज़ें हैं और कहाँ से निकली है वो पॉइंट सामने आ जाए, तो सोशलिज़म की बुनियाद सामने आ जाएगी। यहाँ से पढ़िए, सही हो गया। अब ये सारी तो वो बातें थी ना जो आदमी अपनी किताब में लिख के चला गया, मर गया, ख़त्म हो गई कहानी। अपनी ज़िंदगी में भी उसने कोई तहरीकें शुरू की, उनमें कोई हिस्सा लिया, लेकिन कोई ख़ास ऐसी पेशकदमी नहीं हुई कि कोई रियासत कायम हो गई हो, जो कोई शहर की सतह पे भी कोई जना बाकायदा सोशलिस्ट निज़ाम कायम हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब इस बंदे का काम जो है वो बुनियाद पड़ गया। अब सोशलिज़म का हकीकत में वकूअ जब हुआ, नाम आने लगे, तो अब उस तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब इसी पस मंज़र में मार्क्सिज्म के साथ साथ और बंदों के नाम भी है। मसलन एक बड़ा नाम है फ्रेडरिक एंगल्स, जना ये बंदा एक और बंदा है जो इसी कार्ल मार्क्स का दोस्त यार भी था और उसके मरने के 10-12 साल और भी ज़िंदा रहा। इसने भी इस मौजू पे भी इसकी बड़ी मदद की, गुरबत में भी उसकी मदद वगैरह की है, और इस नज़रिए में ये इसका बड़ा ज़बरदस्त हामी था, ख़ुद भी इल्मी आदमी था। तो इसने भी इस मौजू पे कुछ किताबें लिखी हैं। मसलन इसकी एक बड़ी मशहूर किताब है द वर्किंग क्लास। ये उसकी किताब है कि इंग्लैंड के अंदर जो काम करने वाला तबका है, हालत मजदूर को, एक किताब का तर्जमा एक लफ्ज़ में ही हो सकता है ना, इतना लंबा नाम है इसका, हालत मजदूर तर्जमा है इस किताब का। तो ये बुक लिखी है फ्रेडरिक एंगल्स ने। तो आपको देखिए अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि क्या है, द डूहुर भी एक इसकी किताब का नाम है। इस आदमी ने किताब लिखी है, तो उसने भी मैनिफेस्टो के तरीक़े को भी अपने लफ्ज़ों में बयान किया। सही है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कैसे नाफिज होगा, ये किताब भी उसने लिखी है, जिसमें कुछ जो चीज़ें नज़रियाती तौर पर फ़लसफियाना अंदाज में कार्ल मार्क्स ने पेश की थी, बाकायदा उसने इंग्लैंड के हालात पे दिखाया, इंतबा करके तारीख़ी नौयत पे कि देखो इंग्लैंड में क्या हुआ, क्या हालात थे, आजिर कैसे फ़ायदा उठा रहे थे, और मज़दूरों के तबके पे क्या वाक़यात हो रहे थे। तो यानी वाक़याती नौयत में, तारीख़ी तसलसल में इसने इस चीज़ को साबित किया और सपोर्ट किया। सही है ना, समझ आ गई। तो इस काम में मतलब लोग कहते हैं कि भाई अगर ये फ्रेडरिक एंगल्स ना होता तो शायद कार्ल मार्क्स का काम भी इस वक्त दुनिया के सामने ना होता, क्योंकि बड़ी गुर्बत में मर के गया था और कोई बहुत ज़्यादा काम को उसकी ना पजीराई मिली ना कुछ, लेकिन उसके मरने के बाद इसने भी बड़ा काम किया। तो ये फिर तेज़ी से इसकी मौत के बाद इसका जो था वो काम फैलने लगा, ठीक है। ये भी बड़ी बात होती है, आदमी का नज़रिया उसकी हयात में सामने आंखों के देख ले। मौलाना फैज़ुर रहमान साहब कहते थे ना कि अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब मेरी आंखों के सामने पूरा करा दिया कि इदारा है, चमकता दमकता है, बड़ा इदारा बन गया। ये ख्वाहिश थी कि दीन और दुनिया का इल्म एक छत तले जो है दोनों चीज़ें हो रही हों, इधर भी इल्हाक़ हो उधर भी इल्हाक़ हो। तो ऐसा और तो कोई इदारा नहीं है। आप लोगों में से किसी को भी ऐसा इदारा पता है जो बैक वक्त एक ही दरसगाह में दोनों चीज़ें पढ़ाता हो शुरू से आखिर तक? किसी को भी मालूम है ऐसा कोई इदारा पाकिस्तान में? तो बहरहाल ये एक अलग सी चीज़ है। हम लोगों ने तो पूरे इसमें इतने साल गुजार लिए तो हैरानी भी नहीं होती ऐसा कुछ है। लेकिन आप अगर आप खुद सोचें ना, अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर कि अगर किसी के पास इस चीज़ की वैल्यू है, सही है, हमें मदरसा भी आता है, साथ स्कूल भी आता है, अंग्रेज़ी भी जो है बराबर बोल लेता है, जैसे आदमी ने उसमें बराबर मेहनत की है, तो ये जो चीज़ है अगर यहाँ पे हम निज़ाम में ना होते तो ये पॉसिबल भी नहीं था। आप कितने लोगों को सोचें कि वो चाहते भी होंगे सब कुछ करना, लेकिन उन्होंने तो सोच ही नहीं सकते, कहते हैं यार ये भी हो सकता है, और इवन वहाँ की पोजीशन भी और यहाँ की पोजीशन भी, ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है। हाँ, और यहाँ अल्लाह का शुक्र ऐसे हैं इदारे में, यहाँ की पोजीशन भी है वहाँ की भी है, सही है। ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों तरफ से मुमताज़ हैं, थ्रू आउट द ईयर्स हैं, दोनों साइड पे आने की उन्होंने ज़बरदस्त जो है कारकर्दगी दिखाई है। एक वक्त में दोनों तरफ जो है ना स्कॉलरशिप्स आई हैं बच्चों की। खैर एक तरफ स्कॉलरशिप और दूसरी तरफ तो स्कॉलरशिप तो कोई नहीं होती है, इदारे की स्कॉलरशिप होती है मदरसे वाली साइड पर। लेकिन ये
एक है काफ़ी इनकलाबी चीज़ है, बस हम लोग साथ रहते हैं तो उसके अंदर सेंस ख़त्म हो जाता है कि यार ये बहुत वैल्यूएबल सी चीज़ है, ये फीलिंग ख़त्म हो जाती है। बहरहाल तो ये चीज़ जो है इनकी मौत के बाद, एक नाम मैंने बता दिया फ्रेडरिक एंगल्स, जिन्होंने इस नज़रिए को ख़ास तौर पे फैलाया, एक नाम। अच्छा, अभी आ जाते हैं इसके बाद अगले बंदे कौन से थे। वो बंदा जिसने बुनियादी तौर पर इस निज़ाम को नाफिज कर दिया वो लेनिन थे। क्या नाम है इनका पूरा? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ये वो हजरत हैं जिन्होंने पहला इनकलाब लेकर आया, खालिस मजदूरों के हक़ में आवाज़ लगाकर, और अपनी बाल्शेविक इनकलाब इसके लिए इस्तेमाल होता है। बाल्शेविक सुना मैं? तो ये बाल्शेविक इनकलाब जो था वो व्लादिमीर लेनिन लेकर आए रूस के अंदर। और बुनियादी तौर पर इससे पहले रूस के अंदर हुकूमत जो होती थी बादशाह के हाथ में होती थी। ज़ार रूस लफ्ज़ सुना है? ज़ार, हाँ। तो ज़ार से ये टी साइलेंट होता है। तो ज़ार की गवर्नमेंट्स ख़त्म हो गई और फिर ये बाकायदा कैपिटलिस्ट क्लास को पूरी तरह से ख़त्म करके, और ये वाले नज़रियात जो हैं जो लेकर आए साहब, वो ये व्लादिमीर लेनिन साहब हैं। ठीक है, तो अब अमली तौर पर ये चीज़ें सामने आ गई। तो सरमायादारी का मुकम्मल ख़ात्मा करके अब इन्होंने जो चीज़ लेकर आई है वो क्लियरली सोशलिज़म को बाकायदा नाफिज कर दिया। सही है। और ये लफ्ज़ सोशलिज़म निकला भी जो है ना, वो मैंने यहाँ लिखा था ना, क्लासलेस सोसाइटी। तो सोसाइटी के लफ्ज़ का जो तसव्वुर है ना, तो वो सोशलिज़म है कि भाई सोसाइटी के हाथ में हो जो भी चीज़ें हो, सोसाइटी के हाथ में चीज़ों की जो ऑनरशिप होनी चाहिए, और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। और प्रोलिटेरिएट्स, मजदूर तबका, उसके दरमियान में जो होगा, जो भी होगा वो काम करेगा। आजिर कोई होगा ही नहीं, तो चनाचे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इस तरह की ख़राबियों से बच जाएंगे। तो इस नज़रिए के साथ इन्होंने अपना सिस्टम लॉन्च किया। सही है भाई, वाज़ेह है। अच्छा जी, इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बातचीत की थी, क्लास में सबक चल रहा था लेकिन दरमियान में वो बैटरी डाउन हो गई थी कैमरे की। तो फिर मैंने कहा कि कुछ शॉर्ट्स है उसका आपके पास, ताकि नोट्स प्रॉपर हो जाए ना, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी बात चली थी, मौजूद चल रहा था इश्तराकियत का, कि सोशलिज़म कैसे काम करती है, क्या उसके अनासर है, और कैसे बुनियाद डली तारीख़ी तौर पर, फिर नज़रियात कैसे थे, फिर अमली मैदान में कैसे आई, कौन से ममालिक ने फिर इसका निफाज किया, और कैसे इसका अख्ताम पजीर हुई, और अब इसकी इतनी रहना बाकी नहीं रही है। तो ये तफसीलात जो है आज के सबक का मौजूद है। तो जहाँ तक नज़रियात की बात है, कार्ल मार्क्स की वो तफसील से हो गई थी, बल्कि उनके साथ ज़माने में फ्रेडरिक एंगल्स जो है उनके बारे में भी काफ़ी बातचीत हो गई थी। जो थोड़ा बहुत है मैं अभी मुख्तसर समेट लूँगा आपके पास। अच्छा जी, तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने जो नज़रियात वगैरह पढ़ लिए थे, तो अब बिल्कुल खुलासा ये था कि तकरीबन 1818 में इनकी पैदाइश है और 1883 में इनकी वफ़ात है। ये इस जना सोशलिज़म के बानी हैं, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। तो इनकी किताब जो है डास कैपिटल, इसके ऊपर हमने बात की कि इसमें उन्होंने कैपिटलिज्म की जना कैसे नकाइस बयान किए और तारीख़ को भी तबक़ाती जद्दोजहद के तहत बयान किया। उन्होंने अपनी किताब में सरप्लस वैल्यू की बात की है, और मुख्तसर आ गया कि कदर ज़ायद जो होती है कैसे जो है वो होती है, लेबर की बनाई हुई चीज़ होती है, लेकिन उस कदर ज़ायद को जो होता है आजिर जो होता है वो अपने पास सेव के रख लेता है और उससे खुद अपनी दौलत बनाता है, और आजिर बेचारा गुर्बत में ही रह जाता है। इसने कुछ चीज़ें इस हिसाब से, मसलन इसने कमोडिटी फेटिशिज्म की बात की। जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि अशिया के लिए कमोडिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इनमें फेटिशिज्म चल रहा है। मतलब लोगों को सिर्फ कमोडिटी का बराए कमोडिटी की तरफ तवज्जो है। आईफोन है तो बस ये आईफोन, मिसाल जैसे आप कमोडिटी की आईफोन ले लें कि आईफोन है तो आईफोन कितना स्लीक डिज़ाइन है, कैसा, ये बात बस है। भाई कैसे लोगों ने बनाया, पीछे कितनी मेहनत हुई, अच्छी वर्किंग कंडीशन थी, बुरी थी, बच्चे भी उसमें लेबर, चाइल्ड लेबर चल रही थी, तो कोई बातचीत नहीं होती। कमोडिटी की मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक्स सिर्फ इस तौर पे देखती है कि किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू कमोडिटी की क्या है, बस सिर्फ यही बात है। उसके पीछे जो एक इंसानियत है और ह्यूमनिज़म है, एक ह्यूमन एलिमेंट है, उसको बिल्कुल हज़फ कर दिया जाता है। तो उन्होंने इस बात को बड़ा ज़ोर से उजागर किया, क्योंकि सनती इनकलाब के बाद ये चीज़ बहुत नुमायाँ थी, अभी भी बहुत नुमायाँ होती है कि देखिए फैक्ट्री में कई सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी बनाते हैं, मजदूर काम कर रहे होते हैं, खुद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते खुद, बल्कि उसकी प्रोडक्ट तैयार शुदा हालत में कभी देखना भी नसीब नहीं होती उनको, हालांकि उसकी प्रोडक्ट चेन का हिस्सा होता है। वो बेचारे कितनी मुसीबतों में टाइम गुजार रहे होते हैं। जैसा टायर है, वो गाड़ी के टायर देखें ना कि ये कमोडिटी है, लेकिन जिस तरह जिन मुल्कों में, वियतनाम में और रबड़ इंडस्ट्रीज जहाँ पे, वहाँ पे जंगल काट काट के वहाँ से रबड़ हासिल किया जा रहा है, और रबड़ की प्लांटेशन, और ये बहुत मुश्किल काम है, इंतहाई तकलीफ दे हमारे उसमें जो मुलाजमीन है उनकी कोई ना ज़िंदगी है ना कुछ है। इवन डायमंड्स, ब्लड डायमंड्स हैं, लोग कहते हैं ब्लडी है ये डायमंड्स, कि अफ्रीका में कितनी इसकी वजह से जंगे हैं, और ज़मीन से जना लोगों से जबरन जना मेहनत कराई जाती है, ज़मीन से हीरे निकाले जाते हैं, हीरे बाद लोगों के लिए बहुत कीमती मार्केट के साथ जुल्म जाती होगी। तो कमोडिटी की सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये कमोडिटी फेटिशिज्म को उसने बड़ा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह अपनी किताब में आप कह सकते हैं कि एलियनेशन,
एलियनेशन की उसने बात की। एलियन बोलते हैं ना, एलियन चिप्स है, एलियन एलिमेंट है, यानी कि अजनबी एलिमेंट है। तो एलियंस इसलिए कहते हैं कि वो हमारे सैयारे पर अजनबी होते हैं। तो अब एलियनेशन की उसने बात की कि भाई खुद जो मजदूर है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो बड़ा अहम एलिमेंट है, वो खुद अपने प्रोडक्ट को कभी नहीं देख सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इतनी सारी उसकी मेहनत सारी लगती है, लेकिन खुद उसके लिए अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं एलियनेशन की बात कर रहा था कि कैसे एलियन एलिमेंट्स हैं। तो खुद प्रोडक्ट बनाने वाला जो है वो एलियनेटेड है अपनी प्रोडक्ट से, और उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, अपनी बनाई हुई चीज़ के लिए अजनबी है। एक इसकी मिसाल है, देखें हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स हैं, कैसे मेहनत करते हैं, बाहर अपनी प्रोडक्ट्स बाहर, अपनी सर्विसेज बाहर बेचते हैं, लेकिन वो सर्विसेज खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने अफराद के लिए मेहनत नहीं कर सकते, सब बाहर जा रहा है, बाहर डॉलर कमाई के चक्कर में ना। तो जो एक प्रोडक्ट है उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट ही खत्म हो गया। अपनी सलाहियतों से अपनी कौम की, अपने अफराद की खिदमत के बजाय बस एक पैसे का ऐसा चक्कर है कि हर आदमी पैसे के पीछे जो है, जिसको दुश्मन भी समझता है। इसराइल की प्रोडक्ट पाकिस्तान, कितने सारे पाकिस्तानी होंगे किसी इसराइली कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो काम कर रहे होंगे। मुझे याद है कुछ अर्से पहले एक जगह मैं मीटिंग में गया था, तो एक आदमी बता रहा था कि मैंने ये $3000 का प्रोजेक्ट पकड़ा है और ये मैंने डिलीवरी किया है। तो उसके अंदर वो दिखा रहा था, मैंने उनकी ब्रांडिंग करके दी है सारी, और एक इसराइली कंपनी थी। तो मतलब जिनको हम अपना दुश्मन भी कंसीडर करते हैं, तो माशी और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर बिल्कुल ऐसी मार्केट की ऐसी फोर्सेज हैं कि आदमी का नोट के अलावा ध्यान नहीं करता। तो ये एलियनेशन है, और इकोनॉमिक्स ने उसका ह्यूमन एलिमेंट निकाल दिया। आदमी खुद अपनी सर्विसेज के लिए भी एलियन होता है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का टैलेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी। और खालिश जना इकोनॉमिक फैक्टर जो है, पैसा दो दूनी चार को उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इन चीज़ों पर उसने बात की। मुख्तसरन कार्ल मार्क्स का हमने पहले भी काफ़ी कर लिया, तो ये उसने नज़रियाती तौर पर इस पर रख किया। तो सरमायादारी पर उसने बात की है कि भाई कैसे सरमायादारों ने और सरमायादारी निज़ाम ने कैसे ज़बरदस्त किस्म के तरह लोगों को नुकसान पहुंचाया, और इस सरमाए की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा। ठीक है ना। तो ये वो कैसे लोगों का, मजदूरों का इस्तेसाल किया, कैसे इंसानियत का भी इस्तेसाल किया, और ये सरमायादारी जो है ये खराबियों की जड़ है, बुनियाद है। ये उसकी बातचीत का खुलासा है। और ये अगर सरमायादारी ख़त्म हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, सरमाएदार हो गई नहीं कोई, सब लोग मिल बांट के काम करेंगे, तो मोहब्बतें होंगी, प्यार मोहब्बत होगा, मिल बांट के रहेंगे। ये बात उसकी एक बुनियादी तौर पर सामने आ जाती है। हमने काफ़ी तफसील से ऑलरेडी कर दी है। फिर फ्रेडरिक एंगल्स की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी हमने मौजू काफ़ी तफसील से कर लिया कि उसके जो ख्यालात थे नज़रियाती तौर पर, उसको उसने तारीख से साबित किया। मसलन द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड किताब लिखी, तो उसमें उनके जो मजदूर के हालात हैं वो वाज़ेह किए कि देखो कैसे जगह इंग्लैंड में सरमायादारी आने के बाद कैसे लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा। तो बड़ा तफसील से वाज़ेह किया। ये 1895 में इसकी वफ़ात हुई, तकरीबन 12 साल, हाँ 12 साल बाद। कार्ल मार्क्स से 12 साल बाद मजीद भी जिंदा रही है उसकी, इसने आइडियोलॉजीज़ को और जो कम्युनिस्ट ख्यालात थे, सोशलिस्ट, उनको डिफेंड किया उन ख्यालात को कि भाई ये बात दुरुस्त है और हकीकत से करीब है कि ये सरमायादारी अच्छी चीज़ नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी, और एक सोसाइटी जब तक तरीके की नहीं बनेगी उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। सरमायादार जो ना वो इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करते रहेंगे और माशरे में कोई तरक्की नहीं करनी ना। तो इस चीज़ को इसने बड़ा वाज़ेह किया। फिर तीसरे नंबर पर हमने व्लादिमीर लेनिन की भी बात की थी कि व्लादिमीर लेनिन वो पहला बंदा है कि जिसने अब अमली तौर पर इस चीज़ को लेकर आया। तो जो ख्यालात में एक चीज़ थी और पुख्ता भी हो गई थी, उसकी तहरीकें भी कुछ कुछ शुरू हो गई थी। तो बाल्शेविक रेवोल्यूशन पहला वो इनकलाब था कि जिसमें अमली तौर पर जो रूस की गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट हो गया जी। तो बाल्शेविक इनकलाब जो है इसकी बुनियाद यहाँ से पड़ी। और रशिया में जो पहले पुराना एक तो बादशाही निज़ाम था, उसमें जो ज़ार रूस कहलाता था, तो ज़ार को उसने खताया निकोलस सानी। तो निकोलस द सेकंड की हुकूमत ख़त्म हुई और बाकायदा तौर पर इसका जो आगाज़ हुआ वो व्लादिमीर लेनिन की मेहनतों से और इसकी तहरीक से हुआ। और रेड आर्मी, और रेड जो है वो खून का निशान और मजदूर के खून की मेहनत की बात इसमें सामने की इसने, और इसकी बुनियाद पर रूस में ये इनकलाब आया। इस बंदे की आप समझ लें कि 1924 में इसका इंतकाल है, लेनिन का। तो तकरीबन समझ लें कि 30 साल ज़्यादा जिंदा रहा ये। पिछला हमने जैसे बताया ना आपको कि 1995 में फ्रेडरिक का भी इंतकाल हो गया, और 1983 के अंदर जो है खुद कार्ल मार्क्स के अंदर इंतकाल हुआ। तो उस ज़माने में ये ख्यालात परवान चढ़ गए थे। तो उसके बाद 30 साल का अर्सा, बड़ा अरसा होता है, 1895 से लेकर 1924 तक, तो तकरीबन 29 साल का टाइम है तब इसका इंतकाल हुआ। तो उस दौरान के 29-30 साल के अरसे में ये इनकलाब इसने मुकाबले अमल लाया, और रूस में बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट कायम की, सख्त हुकूमत, हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और मजदूरों की मेहनत बढ़ाने की बात जो है उसको अमली तौर पर सामने लेकर आए। सारे जितने सरमाएदार थे सबको कत्ल कर दिया, सारी चीज़ें थी वो कौमिया दी गई, नेशनलाइज हो गई, और गवर्नमेंट से उनको कंट्रोल करने लगी। ये चीज़ अमली तौर पर इन्होंने सामने ले आई।
ठीक है ना। तो ये इनके ज़माने, इन्होंने भी अपने नज़रियात को, लाज़मी बात है जब एक आमली तौर पे चीज़ सामने लाई जाती है तो बड़ा वाज़ेह हो जाती है वो। हमने लेनिनिज़्म का लफ्ज़ लिखा था तो उसमें जुज़ियाती चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जब एक माशी नज़रिए को सियासी ताकत से कायम किया जाए तो उसमें बहुत सारी जुज़ियात आती हैं, अपने हिसाब से उसको तय करता है। मसलन एक इसकी किताब है बाकायदा तौर पे ना, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। अब ये व्लादिमीर लेनिन ने अपने इसमें जन ख्यालात से इसको कैसे स्टेट की सतह पर इस इनकलाब को लाया जाए इसकी बात की है। इसी तरह किताब है व्हाट इज़ टू बी डन। व्हाट इज़ टू बी डन भी किताब इनकी है, लेनिन व्लादिमीर लेनिन की। इसमें भी यही बात है कि भाई क्या अभी किया जाना चाहिए। तो अमली नौयत की चीज़ें कि ये इन फलसफियाती नौयत की बात जो माशियात के एक और निज़ाम के बारे में कार्ल मार्क्स ने पेश की थी, तो उसको अमली तौर पे कैसे पेश किया जाए। तो इस वजह से लेनिनिज़्म को बाकायदा अलग इस्तिलाह भी कहा जाता है कि उस ज़माने में जो इनकलाब आया बाल्शेविक रेवोल्यूशन, उसकी तरफ इशारा देने के लिए और उसके जुज़ियात की तरफ। तो मज़ीद तफ़सीलात तो इसमें बहुत सारी है लेकिन मुख्तसरन हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। बस यहाँ से आप कह सकते हैं कि अमली तौर पर ये इनकलाब सामने आ गया। इसमें जो चंद एक अल्फाज हमने और भी लिखे थे, मसलन माओइज़्म का लफ्ज़ है, तो चाइना में जो इनकलाब आया माओ ज़ेडंग के तरीके से, और उन्होंने जो है ना इसकी मेहनतें की हैं और वहाँ पे जो उन्होंने नज़रियात जिस तरह से उठाए, जो अंदाज़ अपनाया, तो माओइज़्म उसको है। नक्सलिज़्म, नक्सलवाद की हमने बात की थी कि इंडिया में एक गाँव है और वहाँ से तहरीक शुरू हो गया। और नितेश राजपूत की वीडियो भी मैंने रिकमेंड की थी, उसका स्टोरी यहाँ लिंक आपको दे देते हैं, तो उसका थंबनेल भी आ जाएगा, तो उसमें से आप उसको देख लें। तो बहरहाल तो वो ये चीज़ है कि मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद है। तो नक्सलवाद कहीं कह रहे हैं तो उस फ़र्द की अपनी जो जाती चीज़ें होती है नौयत की, उसमें जाती नौयत की जो उसमें नई जिद्दतें लाई होती हैं अपने ख़यालात के हिसाब से, उस पुराने उस बुनियादी कार्ल मार्क्स के नज़रिए को जिन्होंने नाफिज किया, तो उसके हिसाब से अल्फाज भी थोड़े थोड़े बदलते गए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि आमली तौर पे कैसे वजूद में आया, बुनियादी बुनियादी चीज़ सामने आ जाए। तो अब आगे लेके चलते हैं हम इसको कि भाई कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने इस इनकलाब को बाकायदा तौर पर अडॉप्ट किया और उन ममालिक में इनकलाब आया। तो मसलन कह सकते हैं कि एक तो खुद सबसे पहले रशिया है, रूस में इनकलाब आया। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि चाइना बड़ा मुल्क है, एक चाइना में इनकलाब है दुनिया में मौजूद आया हुआ। फिर एक क्यूबा, क्यूबा भी कोल्ड वॉर के ज़माने में रशिया ने वहाँ पे हेल्प की, और साउथ अमेरिका में मुल्क है, नक्शे में देखें हम तो वहाँ पे भी आप देखें तो ये इनकलाब आया और आज तक भी एक तरह से वही जो अमेरिका की मुखालिफ हुकूमत है, सोवियत नवाज, वो वहाँ बैठे हैं। इसी तरह वियतनाम में भी बड़ी जंग हुई है और वहाँ पे भी है ना ये सोवियत खैरात की जो चीज़ है। ये आज ये 4 मुल्क तो ये हो गए। इसके अलावा बड़ी अच्छी मिसाल इसकी जो है नॉर्थ कोरिया है, किम डायनेस्टी यहाँ पे आज तक रूल कर रही है और ये भी जो है ना वही उन्हीं ख़यालात के मुताबिक है। बल्कि आज तो सोवियत रशिया खुद जो है, रशिया में भी उतनी जो है सख्ती नहीं रह गई है गवर्नमेंट कंट्रोल की जितनी यहाँ नॉर्थ कोरिया में पाई जाती है। वो इस हवाले से बहुत सख्त अभी तक है और गवर्नमेंट के हाथ में अक्सर चीज़ें होती हैं और वही निज़ाम जो है जो मार्क्सिज्म का था काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ सूरत हाल के साथ आज यहाँ भी पाया जाता है। तो ये 5 ममालिक इसकी मिसाल है। बाकी भी छोटे छोटे इलाकों में ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन बहरहाल मोटा मोटा जिन इलाकों में ये काम हुआ वो ये इलाके हैं। थोड़ा सा अभी इस इनकलाब की, इन ममालिक की तारीख भी ज़रा सी हम सामने कर देते हैं, कौन रहनुमा थे, किस तरह काम हुआ और फिर कहाँ कहाँ ये बरकरार है इनकलाब और कहाँ कहाँ ख़त्म हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो इनकलाब रूस से आया ना, व्लादिमीर लेनिन के ज़माने में 1925। अब 1925 ये वो टाइम है, इसके बाद जंग अज़ीम अव्वल शुरू हो गई, उसमें भी इनकी जर्मनी के साथ कुछ छोटी मोटी जना झड़पें हुई हैं। लेकिन जंग अज़ीम दो एक बड़ा वाक़या है कि जिसके अंदर दुनिया ने पूरी तरह से जना नक्शा ही बदल दिया गोया कि। और जंग अज़ीम दो वो थी कि जिसमें बाकायदा तौर पर 1945 के अंदर 1945 के अंदर जर्मनी जंग हार गया और इत्तेहादी जो अमेरिका के थे और बरतानिया के थे वो जीत गए। तो रशिया भी उनका इत्तेहादी था और मगरब और मशरिक़ का यहाँ इत्तेहाद था कि जर्मनी और जापान के खिलाफ बुनियादी तौर पर यही दो बड़े मुल्क थे। इटली भी कह लें, इटली जर्मनी जापान एक तरफ इत्तेहाद में थे, दूसरी तरफ जो ममालिक थे जिनमें रशिया भी शामिल था। बड़ी पावर्स तीन थी, बरतानिया और रशिया और अमेरिका। अमेरिका के सदर थे रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट अमेरिका के सदर थे, रशिया के जोसेफ स्टालिन थे और बरतानिया के जो सदर थे वो थे जनाब विंस्टन चर्चिल। तो यह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन और ये तीन बड़ी जो है, तीसरे विंस्टन चर्चिल, ये तीन बड़े जो है हुक्मरान थे जब ये जंग हुई और ये एक तरह से फातह करार पाए। तो इसमें खुद इसी इनकलाब के बाद की बात है सारी। तो ये सोवियत इनकलाब के बाद ही सोवियत रशिया के उस वक्त हुक्मरान जोसेफ स्टालिन थे, ये भी जंग जीत गए और बल्कि जंग में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ इन्हीं लोगों ने दी हैं, रूस वालों ने। सारी दुनिया के लोगों ने मिलकर इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी जितने लोग, किसी के भी नहीं मरे, खुद जर्मनी के भी नहीं मरे जो जंग हार गया, जितने लोग जो है रशिया के एक अकेले एक मुल्क के मर गए। यहाँ की रेड आर्मी कहलाती थी और रशियन जो मरकज़ था वहाँ से वो कंट्रोल हो रही थी। कैसे जना लेनिनग्राड के अंदर एक मुहासरा हुआ, उसमें लाखों लोग सिर्फ कहत से मर गए। और इसके अलावा भी रूस
के अंदर मेन कैपिटल के बिल्कुल करीब आके जर्मन फौजें जो है वहाँ से वापसी देना हारी हैं और हारना शुरू हुई है। वरना मेन कैपिटल जो है रशिया का जो क्या कहलाता है मॉस्को, तो मॉस्को के बॉर्डर तक वो एक फौजें पहुँच गई थी। अब रशिया भी बहुत पावर में आया जब जंग मिली, तो जंग जीतने के बाद बाकायदा 1945 की जंग के बाद 1949 के अंदर जर्मनी के भी जब हार जाते हैं तो उस मुल्क के टुकड़े किए जाते हैं। हमेशा से ये था कि जो हार जाता है उसके इलाके पे कब्जा करते हैं जीतने वाले। तो इधर जर्मनी को भी तोड़ ताड़ के इसके दो टुकड़े कर दिए गए, बाकायदा आधा हिस्सा जो था वो मगरब ने ले लिया, वेस्ट जर्मनी बन गया, और आधा इसने रशिया ने ले लिया, जो रशिया के साथ वाला हिस्सा था ईस्ट जर्मनी कहलाया। तो इतना दरमियान से उसको अलग 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 किया गया कि इवन जो मेन शहर था बर्लिन, जो जर्मनी का कैपिटल था, उसके दरमियान में भी दीवार लगा दी गई। वो ऐसा हुआ कि 1961 में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये बाकायदा तकसीम हुई है। तो 1945 की जंग के बाद जब रिस्टोरेशन हुई और इलाकों पे कब्जे वब्जे अमल में आए, तो 1949 के अंदर बाकायदा कब्जा कर लिया। इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया, इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। अब 49 के बाद 2-3 साल में जना ऐसे कहानी चलती रही चलती रही चलती रही, लेकिन 1961 तक आते आते ये कैफियत हो गई कि बर्लिन के शहर के दरमियान में सोवियत रशिया को महसूस हुआ कि दीवार लगा देनी चाहिए, जो दीवारें बर्लिन के नाम से बड़ी मशहूर है। तो 1961 के ज़माने में जो रशियन गवर्नमेंट ने दीवार लगाई, इस वजह से लगाई कि ये बिल्कुल अलग निज़ाम था सोशलिज्म का, और वहाँ मगरबी हिस्से में बिल्कुल अलग निज़ाम था मगरबी लोगों का, जो जमहूरियत वाला था, जिसमें आज़ादी थी, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी खाओ, अपनी मिल्कियत, सारी वो तरतीबात चलती थी। यहाँ पे ये कि सारी गवर्नमेंट की तरतीब चलती थी, अपनी मिल्कियत कोई नहीं थी, अपनी मर्जी कोई नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था दोनों निज़ामों में, तो चुनाचे क्लैश भी बहुत ज़्यादा था। तो जो लोग आज़ादी के आदी थे जर्मन, वो इतनी सख्त गवर्नमेंट की जना हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, क्या करना है, क्या कैसे जना ज़िंदगी गुजारनी है, क्या माश की तरतीब होगी, सब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उनकी समझ से बाहर की थी। तो बहरहाल इस वजह से निज़ाम नहीं चल सका गवर्नमेंट का। तो अब वो महसूस कर रहे थे कि मशरक़ी जर्मनी से, ईस्ट जर्मनी से वेस्ट की तरफ लोग, बहुत सारे लाखों में लोग जो ना, लाखों की तादाद में कैपिटल में यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे, तो शहर का तवाज़ुन ख़राब हो रहा था। रशियन साइड पे लोग बहुत कम होते जा रहे थे, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की दीवार बनाई है। तो ये जो दीवार उन्होंने बनाई, तो दीवारें बढ़ने में एक बड़ा वाक़या शुमार किया जाता है कि यहाँ से अलग ही हो गई बिल्कुल, और एक कोल्ड वॉर का ज़माना भी है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 के बाद मुस्तकिल जिन मुल्कों में वो जो कोई चाहता रशियन सिस्टम को अडॉप्ट करना, रशियन ब्लॉक में जाना चाहता, सोवियत ब्लॉक में, तो सोवियत उसकी हेल्प करते, और जो भी जा रहा होता तो कोशिश करते भाई वेस्ट वाले अमेरिकन कि भाई किसी तरह उस ब्लॉक में ना चले जाए, हमारे ब्लॉक में रहे। तो पूरी दुनिया दो ब्लॉक में बढ़ गई। तो ये कोल्ड वॉर का ज़माना, सर्द जंग का ज़माना कहलाता है। तो उस वक्त ये हालात है। तो बहरहाल अब रूस के अंदर ये निज़ाम चलता रहा, तो उस वक्त दीवारें बर्लिन जिस टाइम पे लगी है 1961, फिर उसके बाद एक और सदर जो है यहाँ पे आ गए रशिया के अंदर, उनका नाम है, मशहूर सदर है बहुत, उनको बोलते हैं गोरबाचोव। तो सदर गोरबाचोव ने कई सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई कि जो निस्बतन नरमी की पॉलिसीज थी, कि गवर्नमेंट बहुत सख्त है, हर चीज़ कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जन इंतजामी तरह मुश्किलात भी पेश आ रही थी, कुछ ना कुछ हुकूमत कमज़ोर भी हो रही थी। तो इन्होंने जो कुछ नरमी की पॉलिसियाँ बनाई, जिसमें से दो पॉलिसीज बड़ी मशहूर है, उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ग्लासकोंत की पॉलिसी कहलाती है, ग्लासकोंत। ग्लासगोव का मतलब ये था कि मीडिया की आज़ादी की बात की इसमें, इन्होंने आज़ादी राय और मीडिया को आज़ाद किया। सारा स्टेट की मीडिया सब कुछ कवरेज करती, इतने बड़े सोवियत रशिया में जो बहुत बड़ा इलाका था, बहुत रियासतें इनके कब्जे में थी, अफगानिस्तान तक इवन ये लोग आए थे। तो अब इतने बड़े इलाके के अंदर बहुत सारी चीज़ों की गवर्नमेंट जो है वो बहुत एफिशिएंटली जो है ना कवरेज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने मीडिया को थोड़ा आज़ाद किया, ग्लासकोन की एक पॉलिसी बनाई। तो ये काफ़ी आज़ादी की थी कि गवर्नमेंट के अलावा भी अब लोग जो है मीडिया पे बातचीत कर रहे थे, और वो लोग जरा मीडिया चैनल्स कंट्रोल कर रहे थे। तो एक ये पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी थी जो कि है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका ये गोरबाचोव ने ये एक और पॉलिसी बनाई, ये इक़्तिसादी जो ना कुछ इस्लाहात थी, जिसमें माशी तौर पर उन्होंने जो ना कुछ आज़ादी पे मार्केट में आई, और फ्री फोर्सेस को काम करने दिया कि किस तरह मार्केट की जो अपनी फोर्सेज होती है वो मार्केट में बाज़ार में रेट तय करें चीज़ों का, और एक मार्केट को नॉर्मलाइज करने की उन्होंने अपनी कोशिश की। तो ये गोरबाचोव की जो पॉलिसीज़ थी, स्पेशली जब निज़ाम था सोशलिज्म का, तो सोशलिज्म के निज़ाम के अंदर बहुत कंट्रोल जब तक ना हो तो मजबूती सामने नहीं रही। उन्होंने तो बेहतरी के लिए इस्लाहात लाई, लेकिन वो एक तो खुद भी रशियंस अंदर से कमज़ोर हो गई थी, गवर्नमेंट्स आपस में अख्तलाफात बढ़ गए थे, और दूसरा नरमी की अब गुंजाइश नहीं थी इस निज़ाम में। देखिए इसकी वजह ये है कि जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, उसमें जो कैपिटलिस्ट है वो जितना भी अमीर हो, जितना मर्जी माल खाता पीता हो, जो कुछ करता हो, तो वो कहेगा भाई मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी करूँ। गरीब आदमी मर रहा है तो मैं नहीं पूछ रहा उसको, तो फिर एथिकली आप कह सकते हैं रॉन्ग है, गैर अखलाकी है, लेकिन गलत नहीं है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे सारी चीज़ें पब्लिक गुड्स हैं, सब आवाम का पैसा है, किसी की जाती मिल्कियत कोई नहीं है,
फिर जो पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, वो एरिस्टोक्रेट्स तो है नहीं कि उनकी अपनी दौलत है, कैपिटलिस्ट है वो, बल्कि वो लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम है, पब्लिक फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर वो कोई चीज़ खाते पीते हैं, उनके हाथ में जैसे कैपिटलिस्ट के हाथ में सारे फंड होते हैं, वो खाता पीता है, अयाशी करता है, ऐसे ही इस निज़ाम में एरिस्टोक्रेट्स की बजाय ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारी पावर होती है, जिनके हाथ में सारे फंड होते हैं, सारी अयाशी होती है। तो अब अगर ये उस पैसे से अयाशी करें और आवाम जो है वो गुर्बत में हो, तो अब ये नाजायज़ सूरत हाल बन जाती है, जायज़ नाजायज़ का मसला होता है, और लोग इन पे एथिकल के बजाय बाकायदा लीगल लेवल जो ना स्टाइल में भी अंदाज पे सवाल कर सकते हैं कि भाई आपको तो कौम के पैसे को संभालने के लिए रखा गया है, और मजदूर का पैसा है, सारा निज़ाम की आवाज़ थी, और आप खुद खा पी रहे हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अयाशियाँ लगी हुई हैं, और इतनी करप्शन कर रहे हैं, हालांकि लोगों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वही चीज़ जो वहाँ पे जस्टिफाई इजीली हो जाती है कैपिटलिज्म के अंदर, वो यहाँ पे नहीं हो सकती थी। तो जब मीडिया आज़ाद हुआ, इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से कुछ नरमियाँ भी लाई गई, तो नरमी लाने से और भी जो लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग थे, और जो पावरफुल लोग थे, उनको बहुत मौके मिले। तो मुकामी सतह पर कई सारी जगहों में नेशनलिस्ट आवाज़ें उभरने लगी, लोगों ने अपने इलाकों को अलग करने की बात की, मांग की। मतलब कितनी सारी रियासतें, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो अब नेशनलिज्म की आवाज़ें लगने लगी, तो मेन मरकज़ के तहत लोग नहीं ठहरने के लिए तैयार है। तो आज़ादी राय से ये चीज़ें भी सामने आने लगी, मुखालफत की आवाज़ें लगने लगी, और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के फंड्स उनके हाथ में थे, उन्होंने प्राइवेट वेंचर्स भी बड़े बड़े शुरू कर दिए। तो अब ये गड़बड़ें जो ना सामने आने लगी, और मीडिया कवरेज ने इसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया इस पॉलिसी की वजह से। गोरबाचोव की लेकिन ये पॉलिसियाँ लोग कहते हैं बुनियाद बनी कि रशिया जो है वो अपनी कमर ही उसने तोड़ दी, और उसके बाद वो टूटना तेज़ी से शुरू हो गया। जी, और बिलाखिर हम कहेंगे कि 1989 के अंदर जो है दीवारें बर्लिन जो है वो गिर गई। दीवारें बर्लिन गिरना या सोवियत रशिया का टूट जाना, आप ये मतलब ये इसको 1989 को इस पॉइंट के तौर पे यहाँ हमारी बात के अंदर मुख्तसरन समझ सकते हैं कि 1989 में सोवियत रशिया जो है उसमें अपना निज़ाम टूट गया, और वो वाली गवर्नमेंट की पावर बाकी ना रही। ठीक है, बहुत सारी रियासतें आज़ाद हो गई हैं, कई सारी जगह, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तो काज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे मुल्क जो है वो अलग-अलग होते चले गए, और चेचनिया है, बोस्निया है, इन सबको आज़ादियाँ मिल गई इस मौके पे। यूक्रेन है, उस ज़माने में वो भी अलग हो। तो ये ममालिक हैं जो सारे अलग हो गए, और उस वक्त दीवारें बर्लिन की, बर्लिन की जो वॉल थी जिसके तहत जरिए यहाँ के लोगों को अलग रोका हुआ था, वहाँ के अलग, ये बाकायदा लोगों ने फिर, गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर थी, आपस में लोगों ने मिल बांट के दीवार को तोड़ लिया, और जो उस वक्त के अनासिर थे गवर्नमेंट के, वो भी कमज़ोर पड़ गए थे, इतना पावर में नहीं थे। लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, और उसको इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया। आज भी आप गूगल पे सर्च करें वॉल ऑफ बर्लिन, तो आपको उसकी यादगारें बनाई नहीं उन्होंने बर्लिन शहर के अंदर कि भाई ये हम लोग इस ज़माने में बंटवारा हुआ था, फिर हम दोबारा मुत्तहिद हो गए, पूरा जर्मनी दोबारा एक दफ़ा वापस अलग हो गया। तो जर्मनी भी गोया कि आज़ाद हो गया फिर उसके बाद, और जिस तरह से वो पहले आधा रशिया के अंडर चलता था, अब वो नहीं रहा, आधा मगरब के अंडर, तो खैर जो था वैसे भी वो आज़ाद नहीं था। दोबारा से जर्मनी भी इसमें एक हो गया। तो ये मौका वो है कि रूस के अंदर जो इश्तराकियत का निज़ाम था, सोशलिज्म का, जो जहाँ से बुनियाद डली थी, और जो असल इसका एडवोकेट था और असल इसका निगहबान समझा जाता था, वो खुद अपनी मौत मर गया, तो कमज़ोर हो गया। अगरचे आज भी सोवियत रशिया में जो निज़ाम है, वो हम उसको 100% डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, और वो कोई बहुत ज़्यादा जमहूरी तरीके को फॉलो नहीं करता है, स्पेशली वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर, लेकिन निस्बतन बहुत मिक्स्ड इकॉनमी की तरह है ये, और बहुत सारे जो है वेस्टर्न एलिमेंट्स इस निज़ाम ने अपने अंदर कबूल कर लिए। अच्छा, तो ये जो ना सोवियत रशिया जो है, इस मुकम्मल तारीख के तौर पे हमने आपको बता दिया कि अमली तौर पे एक मुल्क में कैसे नफाज हुआ, क्या हुआ। इसके अलावा एक मिसाल इसकी कर लेते हैं अलग, चाइना की। तो चाइना में 1945 ये जंग अजीम दोम का जो इख्तिताम है ना, अक्सर पूरे एशियाई ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़रा कम और एशिया में ज़रा ज़्यादा, कि इतने कमज़ोर पड़ गए थे, ये नौआबादियात और कॉलोनियलिज्म अपने एंड को पहुंची। तकरीबन पहले आके ईस्ट इंडियन कंपनी ने इंडिया पे कब्जा किया हुआ, किसी मुल्क ने इंडोनेशिया पे कब्जा किया हुआ, किसी मुल्क ने चाइना के ऊपर गोया कि तजारती अंदाज में कब्जा किया हुआ था, कुछ ममालिक का जो है फिलीपीन के जजीरों पर कब्जा था, फिर कैसे जापान ने कर लिया और अमेरिका से छीन लिया, और मतलब सब बंदर बांट यहाँ चलती थी, और यहाँ के अपने लोगों की कोई हयात नहीं थी। सिंगापुर पे भी इवन अलग मुल्कों पर कब्जा था। तो सब ममालिक के यही हालात थे। तो सबको इस मौके पर आज़ादियाँ मिली, आपस में लड़ाई झगड़े करके खुद इतने कमज़ोर हो गए कि अब मुकामी जो लोग थे इनको कई सारे मुल्कों को आज़ादी मिली, जिसमें से हमको भी मिली। पाकिस्तानियों को भी उसी दौरान जो है आज़ादी इस पर मिली कि 1947 देखिए हमारी आज़ादी है, 1945 जंग अजीम दोम का इख्तिताम है 2 साल बाद। तो सब यही 1-2 साल 3 साल में सब कुछ हुआ। तो चाइना की भी 1949 में, पाकिस्तान के 2 साल बाद चाइना भी बाकायदा आज़ाद हुआ, और उनकी आज़ादी मनाई जाती है। तो ये माओ ज़ेतुंग की तहरीक थी। इनके मुकाबले में जो चाइना के पुराने हुक्मरान थे, उनका नाम है जियांग काई शेक। जियांग काई शेक वो साहब हैं कि जो पहले से इनकी गवर्नमेंट थी, और जो पुराने हुक्मरान ख़ानदान चलता आ रहा था,
चीन के अंदर, उस ख़ानदान की हुकूमत के चियांग काई शेक जो है ना ये हुक्मरान थे। और बाकायदा दूसरी जंग अज़ीम में जापान जो है मगर मशरक़ के हिस्से में चाइना का पड़ोसी भी है, तो चाइना के इलाकों पे भी उसने कब्ज़े किए थे, फ़िलिपाइन पे किया था, इंडोनेशिया पे किया था, काफ़ी सारे जज़ीरे जो हैं उन पे उसने कब्ज़े किए हुए थे और कई जगह से बरतानिया को और अमेरिका को मार भगाया था। चाइना पे भी उसकी मुस्तकिल लड़ाई झगड़े रहते थे, तो लोकल चाइनीज़ फ़ोर्सेस जो हैं उनसे मुकाबले करती थी। लेकिन ये जियांग काई शेक काफ़ी कमज़ोर गवर्नमेंट थी। माओ ज़ेडंग जो थे निस्बतन मजबूत थे और ये छप्पन मारते इधर-उधर इलाकों में, कई सारे इलाके को उन्होंने कई सारे इलाका टेरिटरी अपने कब्ज़े में कर ली थी। तो जियांग काई शेक असल में तो उसके हक में थे मगरबी की इन्हीं की गवर्नमेंट कायम हो, लेकिन जंग के फातिहीन में से एक सोवियत रशिया भी था। रशिया जो था वो इनके हक में था कि भाई किसी तरह माओ ज़ेडंग जो है वो गवर्नमेंट में आए, तो ये पावरफुल आदमी और इवन ग्राउंड पे ज़्यादा पावरफुल थे भी यही, तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका, सारे इलाकों पे इनका ही कब्जा हो गया और चाइना जो है वो माओ ज़ेडंग इन्होंने इसकी क़यादत की, जो नया चाइना बन के आया सामने। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मौजूदा चीन है, इसके ऊपर माओ ज़ेडंग की गवर्नमेंट आई 1949 में और ये बाकायदा सोवियत्स की हेल्प भी इसमें शामिल थी। और इवन जिस जगह जापानी फ़ौजों ने जना हथियार डाले तो वहाँ पे सोवियत फ़ौजों ने ही उनका घेराव किया हुआ था। बुनियादी तौर पे तो सही हेल्प जो चीन की आज़ादी में की है वो रशिया ने की है। तो अमेरिकन ने कुछ इतना ख़ास नहीं किया, वो तो इवन चाहते भी नहीं थे कि इनकी गवर्नमेंट बने, अगरचे बल्कि देखें ना कि आज तक ताइवान का मसला है, चाइना मेनलैंड के साथ एक जजीरा है ताइवान जो अलग मुल्क बन गया, तो जियान काइशेंग की जो औलाद है उनकी और उनको वहाँ हुकूमत दे दी गई कि भाई आप वहाँ बैठे और असल गवर्नमेंट वहाँ है, वहाँ कैपिटल बना के पूरे चाइना को वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन मेनलैंड चाइना जो है ये माओ ज़ेडंग की क़यादत में ही रहा। तो अभी तक भी ऐसा ही है कि दोनों मुल्क अलग-अलग हैं और उनके जो पलिश-बरपाई चलती रहती है। तो ये मगरिब की जो है एक हिपोक्रेसी जो है उस ज़माने की, उसकी वजह से आज तक भी है। तो बहरहाल हम तो बात चला रहे हैं कि सोशलिज़्म की। तो सोशलिज़्म के ज़माने में तो सोशलिज़्म की तहरीकों के तहत चाइना भी एक अलग मुल्क हुआ और उसी ख़यालात को सोवियत रशिया जो है उसी ख़यालात को इस मुल्क ने भी अपनाया। अच्छा, अब चाइना में मैं एक दिलचस्प बात बता रहा था कि ऐसे तो चाइना में ये हुकूमत का निज़ाम बना। बहरहाल फिर चाइना में भी जो एलिमेंट था कम्युनिज़्म का और सोशलिज़्म का, कार्ल मार्क्स के ख़यालात का, गवर्नमेंट के सख्त कंट्रोल, हर चीज़ पर सख्त निगरानी वाला, तो इवन आज तक भी जारी है। लेकिन उसमें जो कमी आई, वो कमी जो आई है वो 1989 में जब सोवियत रशिया भी वहाँ से टूट गया, ख़त्म हो गया, तो उस मौके पर भी लोगों ने चाइना में भी बहुत आवाज़ें लगने लगी कि भाई गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल ना करे। तो उस मौके पर आप एक चीज़ गूगल पर सर्च करें, टैंक मैन। टैंक के आगे, कई सारे टैंक्स के आगे एक आदमी खड़ा हो गया आके और एक अननोन प्रोटेक्टर एहतजाजी जो है मेरे ऊपर टैंक चढ़ा दो बेशक। तो वो उस आदमी के आगे खड़े होने से टैंक्स आए 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 और टैंक उस आदमी के आगे खड़े हो गए और आगे नहीं बढ़े। ये बड़ी मशहूर एक वीडियो है, आपको नेट पे भी मिलेगी। तो ये आपको एक बड़ी टर्निंग पॉइंट है और बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। तो 1989 को खैर हम मुख्तसर करते हैं इसको, तो उस मौके पर ये चाइना में भी बहुत सारी नरमी की पॉलिसीज है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो वन वन पार्टी पॉलिसी है, तो उस पार्टी ने बैठ की, तो चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में निस्बतन नरमियाँ लाई और लोकल बिजनेसेस को खड़ा होने की जगह दी और फिर छोटे छोटे काउंटीज़ लेवल के ऊपर जो है गवर्नमेंट के छोटे जो है ना वो पुर्जे बनाए गए और उनके ज़रिए से लोकल काउंटीज़ को काफ़ी खुद मुख्तारी भी दी गई। तो काफ़ी सारी उन्होंने इस्लाहात उसके बाद लाई और जो एक मार्क्सिज्म का जो एक इंतहाई एक वो उसकी जो सख्ती थी वो काफ़ी कम हुई। अगरचे वो हैं अभी तक चाइना में बहुत सारी सर्विलेंस और चीज़ें होती हैं, वो बहुत मरकज़ के हाथ में कंट्रोल बहुत होता है लोगों की आम ज़िंदगी पर, लेकिन इसके बावजूद उस मौके पर इसमें काफ़ी कमी आ गई। तो ये चाइना के बारे में ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखिए। रशिया का जिक्र हो गया इस हवाले से, अब चाइना का भी जिक्र हो गया इस हवाले से। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्यूबा को। क्यूबा भी बाकायदा कोल्ड वॉर के नतीजे में एक ऐसा मुल्क है कि जो सोवियत ब्लॉक के अंदर चला गया। ये अमेरिका के जनूब में मुल्क है, साउथ अमेरिका के अंदर। आप देखिए नक्शे में आपको नजर आएगा क्यूबा एक मुल्क है। तो क्यूबा के अंदर अमेरिका के साथ बहुत सख्त मुखालफत रखने वाली एक गवर्नमेंट, जहाँ अमेरिका वो जना अमेरिका नवाज गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक जना आवाज़ लगी और जो ख़ास रशियन जो ख़यालात थे, मज़दूरों की आवाज़ के मुतालिक थे, वो लगाई गई। वो जिन साहब ने लगाई उन साहब का नाम है फेडरल कास्ट्रो। तो फेडरल कास्ट्रो ये वो साहब हैं कि जिन्होंने क्यूबा के अंदर बाकायदा तौर पर इस इनकलाब को बुनियाद रखी और ये जो टाइम था 1953 से 1959 का अर्सा है बड़ा। इसमें बड़ी जन कोशिशें हुई अमेरिका की तरफ से कि इस मुल्क को रिगेन किया जाए और फेडरल कास्ट्रो को मरवा दिया जाए। CIA के ऑपरेशन हुए काफ़ी सारे। उस मौके पर एक दफ़ा बाकायदा न्यूक्लियर वॉर भी दरमियान में छिड़ने का रशिया के और अमेरिका के दरमियान वाक़या हुआ। जो ब्लॉकेड उन्होंने लगाई हुई थी चाइना के पानियों में, समंदर में, कि तो क्यूबा के पानियों में, कि वहाँ से कहीं कोई रशियन शिप यहाँ ना आ जाए।
और रशियन सबमरीन कोई चीज़ ना ले आए। तो उस मौके पे जो है ना आप दोजे उनकी भी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन भी यहाँ फेंकती थी, तो एक आध दफ़ा लड़ाई होती होती भी रह गई थी। बड़े मशहूर इस तरह के वाक़यात है तारीख़ी। तो क्यूबा में भी अलगर्ज ये कि 1959 के अंदर आके इनकलाब मुकम्मल हो गया और बाकायदा फेडरल कास्ट्रो की गवर्नमेंट आ गई और एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट्स का वहाँ से यहाँ पे आगाज़ हुआ। तो आज तक वही जो है ना एंट्री जो एंटी अमेरिकन ही वो कंट्री है, वही गवर्नमेंट्स जो वहाँ पे बनती हैं। अच्छा, इसके अलावा वियतनाम पे आ जाते हैं। 1945 में ये मुल्क भी आज़ाद हुआ। तो फ्रांस बेसिकली यहाँ पहले था और फ्रेंच से जो लोगों ने आज़ादी हासिल की वियतनाम ने 1945 में की। तो वही फिर जो एक तरह से आप कह लें कि जो फ्रांस वाले वहाँ से गए तो उन्होंने अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठा दी एक तरह से। तो वही फिर निज़ाम चलने लगा आगे। तो लेकिन खैर रशियन एलिमेंट्स काफ़ी वहाँ पे मोटिवेट होने लगे रशियंस की मेहनत से। कोल्ड वॉर का ज़माना था ना, तो वो सपोर्ट कर रहे थे हर किसी को, अपने आवाज़ उठाने वालों को। तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे 1955 के अंदर एक बाकायदा जंग ही स्टार्ट हो गई। और जिन साहब ने इस इलाके में वियतनाम के अंदर जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और जो कम्युनिज्म का आवाज़ लगाया, उनका नाम था हो ची मिन। तो हो ची मिन इन रहनुमा ने जना इसकी बुनियाद डाली वियतनाम के अंदर और वियतनाम वॉर भी शुरू हो गई। और इस मौके पर एक बड़ा वाक़या है कि अमेरिका ने एक थ्योरी सामने लाई, उसको कहते हैं डोमिनो थ्योरी, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं साथ साथ, एक गिराते हैं तो करके सब गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस मौके पे कहा कि भाई ये क्यूबा का भी वाक़या हो चुका है और अगर ये एक मुल्क अगर वियतनाम अगर सोवियत ब्लॉक में चला जाता है तो साथ वाले कई सारे ममालिक और भी सोवियत ब्लॉक में चले जाएंगे। तो एक को अगर इफ वी लेट अ सिंगल कंट्री फेल इनटू कम्युनिज्म ऑल विल बी फॉलोइंग द पाथ। तो ये एक थ्योरी उनकी थी कि डोमिनो इफेक्ट होगा, दाएं बाएं वाले सारे जो है सोवियत ब्लॉक में चले जाएंगे, हमारे हाथ से गिर जाएंगे। इस वजह से बाकायदा इसको बुनियाद बना के यूएस इसमें कूद आया। हालांकि यूएस का कोई काम भी नहीं था, फ्रांस कॉलोनी थी और लोगों के आपस में जो है सब कलिश थी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ। लोकल्स ने जो है वो रशियन ख्यालात के मुताबिक जो है वहाँ पे इनकलाब लाने की कोशिश की थी। तो इसमें कोई गवर्नमेंट आपस में गिरती रहती है, मुल्क वाले बनाते गिराते हैं, लेकिन एक एलियन पावर वहाँ पे आके गवर्नमेंट की हेल्प की बुनियाद पे कि किसी तरह सोवियत ब्लॉक में न चले जाए, बाकायदा वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया। इतनी लंबी जंग चली है कि 20 साल तक चली है। 1975 में आप कहें ये जंग खत्म हुई। 1955 से 1975 तक अमेरिका इस जंग में रहा और बहुत जलील भी हुआ। मसलन इस जंग में कुछ ऐसे अवामिल है कि बड़ा अमेरिका जिसमें बदनाम भी हुआ। मसलन द टेट ऑफेंसिव एक जंग का वाक़या है जिसमें जना किस तरह बंदे कत्ल हुए, क्या वाक़यात हुए। इसी तरह ऑपरेशन रोलिंग थंडर बड़ा मशहूर इसका एक वाक़या है वियतनाम वॉर का। तो बहरहाल वाक़यात हुए और आखिर में हुआ भी यही कि अमेरिका छोड़ के चला गया और गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर थी अमेरिका की, जो पपेट गवर्नमेंट जिसकी वो हेल्प कर रहे थे वो किसी काम की नहीं थी। एक दिन के अंदर अंदर जैसे अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ने सारा कब्जा किया, तो इसी तरह हो ची मिन की अफवाज जो थी वो आ गई और कैपिटल वो सारे उसमें आ गए। और बड़ी जना ये खूनख्वार किस्म की जंग है, बड़ी मशहूर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1975 में जो माजी करीब में अभी ख़त्म हुई है। ठीक है, वियतकॉन्ग का लफ्ज़ इसके हवाले से कि जो फाइटर्स वो सोवियत रशिया वाले ख़यालात के थे और जो हो ची मिन के तहत लड़ते थे, वियतकॉन्ग ये कहलाते थे। और कैसे जो है ना टनल वॉरफेयर का आगाज़ हुआ उसमें। टनल वॉरफेयर आप जैसे गज़ा में नहीं है वो सुरंगें बनाई गई, एक तो होता है ना ट्रेंच वॉरफेयर, खंदकें बना के उसमें बैठ के वहाँ से हमले करते, फिर टनल खोद के ज़मीन के अंदर उतर जाते, फिर कहीं से निकलते, टनल खोद खोद के लंबी लंबी बना लेते, पतले दुबले से तो होते हैं ये वियतनामी। तो उन्होंने जो टनल वॉरफेयर की आगाज़ हुई है वो है कि टनल वॉरफेयर में अमेरिका खास तौर पे हारा भी कि लोग ज़मीनों में हमले करते, ज़मीन में जाके घुस जाते, तो उनको ढूंढना भी मुश्किल होता। अंदर रैट्स की तरह चूहे कहा जाता था इसको कि ज़मीन में घुस जाते हैं, इनकी वजह से लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। जितने मर्जी बम मार लो तो ज़मीन के अंदर फिर कई मंजिला सुरंगें बना के अंदर होते हैं। जैसे देखें अभी गजा में भी इसराइल अपनी इतनी माइट और पावर के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है कि उस वक्त भी इस जंग में चीज़ें सामने आई। और बहरहाल हमारे मौजू से मुताल्लिक ये है कि वियतनाम भी जो है वो रशियन ब्लॉक का हिस्सा रहा। आज भी जो गवर्नमेंट्स वहाँ पे हैं वियतनाम के अंदर, तो वो सोवियत रशिया वाली तरतीब से जो हो ची मिन की गवर्नमेंट आई थी उसी तरतीब के ऊपर आगे सक्सेशन उसमें गवर्नमेंट की चल रही है। और ये वो है कि सोवियत ब्लॉक का ही हिस्सा है और अमेरिका ने आज अमेरिका ने इतना वहाँ लोगों को मारा है, कत्ल किया, तो डेफिनेटली अमेरिकन ब्लॉक में जाने का तो उनका नाम भी लिया। हम भी जहाँ लगे अमरीकी वहाँ से 1975 में गए, जो बात को जो 50 साल मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, तो मैं अब एक बात करते हैं तीसरे मुल्क की। तीसरा मुल्क हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया में भी जब जंग अज़ीम जो ख़त्म हुई तो मुकामी तौर पर दो ख़यालात के लोग सामने आए। कुछ ने कहा कि भाई हमने कैपिटलिज्म को चूज़ करना है, बाद ने कहा कि भाई हमने जो दूसरे लीडर थे वो सोवियत निज़ाम की तरफ जाना रुझान था। और स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं जितने इवेंट्स हैं ना जिन मुल्कों में ये चीज़ हुई है ये सारे कोल्ड वॉर की बड़ी प्रॉक्सी जंगें हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हैं सारी, अमेरिका की और सोवियत और चाइना की ना।
एक तरफ सोवियत रशिया एक ब्लॉक में और एक तरफ चाइना, तो ये आपस में बस मुल्कों को अपनी तरफ खींचते, तो ये सब प्रॉक्सी वॉर थी, डायरेक्ट तो नहीं लड़ रहे थे रशिया और अमेरिका, लेकिन इस तरह आपस में लड़ रहे थे वो। तो ये जंग जो हुई है ये आप कह सकते हैं 1950 से 1953 के दरमियान हुई, और सख्त जंग हुई है ये भी। इसमें साउथ कोरिया जो था वो अमेरिकन ब्लॉक में था और उस तरफ जाना चाहता था, और जो नॉर्थ कोरिया था वो सोवियत और चाइना ब्लॉक में आना चाह रहा था। चाइना ने भी इसमें हेल्प की, सोवियत ने भी उनकी हेल्प की। तो किम डायनेस्टी, तो किम उल सुन नाम नाम था उन साहब का, उस जमाने में जो लीडर थे किम उल सुन, तो उन्होंने जो ना अपना नॉर्थ कोरिया के इलाके को बाकायदा आर्मिस्टिस साइन किया, और आर्मिस्टिस सिग्नेचर करने के बाद अपने अपने इलाके साउथ कोरिया ने अलग कर लिए, नॉर्थ कोरिया ने अलग कर लिए। जो जो कोरियन पेनिनसुला है, जो कोरिया का जजीरा नुमा है, तो उसके दो हिस्से हो गए। साउथ कोरिया जो है वो अलग मुल्क बन गया, नॉर्थ कोरिया अलग मुल्क बन गया। आज तक भी वो दुश्मन शुमार किए जाते हैं, और एक उनकी जैसे इंडिया पाकिस्तान में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो एक वहाँ पे अलामती तौर पर एक दुश्मनी का इजहार किया जाता है, रेड्स होती हैं, और तो ऐसे ही वहाँ पे भी है, अलग अलग मुल्क है बाकायदा, और एक दुश्मनी की उनमें फिजा अभी भी दिखाई देती है। बहरहाल तो ये चीज़ें हालांकि बहुत पुरानी हो गई हैं, आपस के इतने ताल्लुकात भी नहीं थे, लेकिन ये कोल्ड वॉर के ज़माने की ये जंग भी है, और आज तक किम डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही है। ये चाइना में अभी जैसे वाकया पिछले हफ्ते रोडमा हुआ है, इस हवाले से एक लेटेस्ट खबर ये भी है कि सबसे बड़ा पावर शो इस वक्त दुनिया में जो है वो चाइना में हुआ है, जिसमें उन्होंने नई मिलिट्री पावर दिखाई है, एआई की पूरी फौज दिखाई है कि एआई ड्रोन और एआई तैयारे, एआई टैंक्स, इवन एआई सबमरीन्स, और एआई के जो वो क्या कहलाते हैं रॉकेट लॉन्चर्स, जिनसे मिसाइल लॉन्च होते हैं, तो मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह सारे उन्होंने उसकी नुमाइश की कि कैसे वो काम करते हैं। अपना सैटेलाइट पूरा जीपीएस जैसे है, तो ग्लोनास उन्होंने अपना पूरा एक प्रॉपर उसको टक्कर देने के लिए, जो अमेरिकन सैटेलाइट का निज़ाम था जीपीएस ट्रैकिंग के लिए, जो दुनिया में टोटल 3 ही जगहों पे मौजूद है, चौथा भी थोड़ा सा जापान में, तो चाइना ने भी अपना पूरा जीपीएस सिस्टम रेडी कर लिया। अब वो सब चीज़ें उन्होंने बड़ी जोरदार नुमाइश की इसमें। बहुत सारे जो है चाइना के सपोर्टर कंट्रीज उसमें मौजूद थे, जिनमें से एक ये भी था, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान वाले भी वहाँ पे हमारे शहबाज शरीफ साहब भी थे, तो किम भी वहाँ मौजूद था, सदर पुतिन भी वहाँ मौजूद थे। तो दुनिया के सारे जो है ना जो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं, तो वो उसमें मौजूद थे। तो किम जो है, किम डायनेस्टी अभी तक, तो ये नॉर्थ कोरिया की ही एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है जो आज तक कायम है। बल्कि देखा जाए तो ये नॉर्थ कोरिया में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ये आज पूरी आबोताब से भी है, ये कमजोरी में नहीं है। मसलन खुद रशिया में भी आज वो मार्क्सिज्म इतनी जना सख्ती के साथ मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है जितना नॉर्थ कोरिया में सख्ती के साथ आज तक अगर किसी मुल्क की मिसाल दी जाए कि जहाँ पे अभी तक मार्क्सिज्म जो है वो बहुत जोर शोर पे आबोताब के साथ चमकती है, तो वो नॉर्थ कोरिया का मुल्क है। इसके अलावा छोटी छोटी जगहों पे और कई मुल्कों में वाक़यात हुए होंगे, लेकिन वो हमारे मौजूद को लंबा भी करेंगे, तो छोटे छोटे वाक़यात को हम नहीं शामिल करते। जो पूरे मुल्क की सतह पे वाक़यात होते हैं वो इतना एक 4-5 ममालिक थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया। बाकी हर मुल्क इससे मुतासर था। मशरकी यूरोप के कई सारे ममालिक में जो है ये आवाज़ें 1980s के अंदर और खूब सारी लगी हैं, 1991 और यहाँ तक भी तकरीबन 1990s के अंदर भी आप कह लें कि इसका कुछ न कुछ ज़ोर था। देखिए पाकिस्तान में भी भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की है, कौमियाए इदारे, तो ये उस वक्त मुतासिर थे रशिया के साथ, उस ब्लॉक में चले गए, वहाँ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने कराची के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल्स लगाई, तो सारे सोवियत रशिया के जना रिसोर्सेज उनके पैसों पे लगी है, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके रशिया के साथ। इसके साथ दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौक़ों पे फिर दोबारा जना सोवियत रशिया के ब्लॉक से निकल के अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से मुजाहिदीन लॉन्च इनका जना पेशावर में लॉन्च पैड बना, और फिर अफ़गानिस्तान में जाके जंगे लड़ते और सोवियत रशिया को हरा कर उनको ख़त्म किया इन्होंने। तो अमेरिकन ब्लॉक में भी गए, वहाँ से भी खूब इन्होंने अपना फ़ायदा देखा, तो वहाँ चले गए। तो हर मुल्क अपने फ़ायदे नुकसान को सोचता है, तो बहरहाल तो इस हिसाब से ये भी अपने ब्लॉक्स तब्दील करते रहे, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। तो इस तरह हम रशियन ब्लॉक्स में भी रह चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे और ममालिक भी हैं जो रशियन ख़यालात की तरफ भी उनके जो है बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट्स उस तरफ चली गई। इवन अभी भी खान साहब के ज़माने में मसलन गवर्नमेंट आई तो चाइना की तरफ से बहुत सारा रुझान हट के इमरान खान के ज़माने में वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ चला गया, और वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो रखते थे, और वहाँ से उनके अच्छे जना मरासिम थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे चाइना के सी पैक वगैरह प्रोजेक्ट्स कमज़ोर पड़ने लगे, और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स थी वो काफ़ी खुश हो गई, और जना वहाँ से हमारी सपोर्ट भी निस्बतन कुछ बेहतर हो गई। तो जब वो गवर्नमेंट से पहले लोग चाइना की तरफ थे, अब वो दोबारा चले गए, तो फिर चाइना के साथ हमारे हालात ताल्लुकात जो फिर थोड़े बहाल हो गए। तो ये गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात की वजह से भी गवर्नमेंट के अफराद के, तो गवर्नमेंट्स का एक पॉलिसी लेवल के ऊपर भी रुझान वैसे नज़र आता है सब मुल्कों में। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, उन सबको हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा यही था कि हमने आज के डिस्कशन के अंदर
पहले तो ख़यालात और नज़रियात इश्तराकियत के सोशलिज़्म की तफसील से पेश कर लिए, फिर उसके बाद सोशलिज़्म के बारे में हमने ये बात भी कर ली कि भाई कैसे अमली तौर पे निफाज़ हुआ, कौन से मुल्कों में हुआ, उन मुल्कों के नाम भी सामने आ गए और फिर कैसे कहाँ ये जो है चीज़ें ख़त्म होती हैं कि मिक्स्ड इकॉनमी की सूरत हाल है कैसे बनी। तो उसकी भी चीज़ें मैंने कुछ मुल्कों की, चाइना की क्लियर ली और रशिया की तो बिल्कुल टूटने की बात बाकायदा क्लियर ली। किन मुल्कों में क्या वाक़यात हुए जिससे ये जो सोवियत रशिया का एक जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी थी उसके अंदर मिक्स्ड इकॉनमी के फीचर्स कहाँ से आए, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। तो यही आज की बात थी। दीवार बर्लिन भी इस दौरान एक, क्योंकि कोल्ड वॉर के नाम का एक अहम वाक़या था तो वो सामने पेश किया। ये ध्यान में रखिएगा 1989 ये वो टाइम है दीवार बर्लिन का गिरना और रशियन जो माइट और पावर थी सोवियत की, तो सोवियत रशिया का ख़त्म हो जाना ये वो मौका है जब कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ। कोल्ड वॉर एंडेड इन 1989, तो ये वो मौका है दीवार बर्लिन जब गिर गई तो उसके बाद फिर प्रॉक्सी वॉर और ये वो चक्कर ख़त्म हो गया और बाकायदा प्रॉपरली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अमेरिका बिल्कुल फर्द वाहिद के तौर पर दुनिया का नया हुक्मरान बन के सामने आया। तो 1989 का ये ज़माना है। इससे पहले तक ये रूस के अंदर भी कच्चा खासी इनकी पलिश पावर रहती है। प्लेयर छोटा या बड़ा की बात नहीं होती, होती है टक्कर की बात। जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो एक टक्कर के शुमार किए जाते हैं ना, तो वो टक्कर इनकी जो थी वो टसल चलती रहती थी। 1989 के अंदर वो खत्म ही हो गई एक पार्टी, तो अब एक ही जना वजूद के साथ बड़ा मुल्क जो है अमेरिका रह गया। सोवियत रशिया के तो बहुत टुकड़े हो गए, रशिया तो अगरचे कायम है लेकिन अब वो तो माइट नहीं रह गई ना, वो सोवियत तो नहीं रहा। बहुत सारे मुल्क अलग हो गए, थोड़ा सा इलाका है, इलाका अगरचे अब भी बहुत बड़ा है लेकिन अब निस्बतन छोटा और अमेरिका के हिसाब से माइट भी बहुत कम रह गई। तो ये पॉइंट आप अपने ज़हन में और रखिएगा। तो इसके साथ ही इश्तराकियत के ऊपर हमारी जो लेक्चर था इसका अख्ताम करते हैं। अब अगला लेक्चर जो है ना इसके ऊपर हमारा आना है वो फाशिज़्म के ऊपर है कि फाशिस्ट कैसे जो है ना जो इटली के एक हुक्मरान थे बेनिटो मुसोलिनी, तो वो भी इससे मुतासिर हुए। इवन ये जो मिसालें हैं हमारे मुल्क में मुतासिर हुए, हर इलाके में इसका आवाज़ था, लोग उस तरफ मुतासिर थे, रुझान रखते थे कि भाई सोशलिज्म एक अच्छा निज़ाम है, ये भी एक चीज़ होती है। तो इसी को बुनियाद बना के जो दूसरी जंग अजीम हुई है, जो उस वक्त सोवियत रशिया पूरी माइट में पूरी आबोताब के साथ था, क्यूबा में इनकलाब आ चुका था, वियतनाम के अंदर इनकलाब आया है, तो ये सारे वाक़यात थे। वियतनाम का इनकलाब तो चले कह सकते हैं कि इस जंग अजीम के बाद का है, लेकिन ये उस ज़माने में चीज़ें देख रहे थे सोवियत रशिया की एक माइट इन्होंने चेक कर ली थी। तो उस वक्त फाशिज़्म का निज़ाम सोवियत रशिया भी आ गया, लोग ख़यालात वाले थे, तो सोवियत रशिया के ख़िलाफ़ ही एक और निज़ाम के तौर पे एक था तीसरा निज़ाम फाशिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो बेनिटो ने पेश की है। तो वो भी आपको पता चलेगा इसमें कि कैसे जो ना इसके असरात दुनिया पे उस वक्त इनके वजूद में आने के बाद जो थे, व्लादिमीर लेनिन ने जब से निज़ाम कायम किया तो ये ख़यालात भी लोगों में आ गए थे। तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी सबक में आ जाएगी। तो फिलहाल इश्तराकियत की हमने तमाम चीज़ें जो थी आपके सामने समेट के रखी है। क्लास में और तफसील से सबक यहाँ थोड़ा मैंने मुख्तसर कर दिया, तो इस पे इंशाल्लाह इत्तेफाक करते हैं।